ओके तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एचआरए का कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को ये क्लास वर्क दिया था, लेकिन कुछ नालायक थे और कुछ बहुत नालायक थे। चलो, तो मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ. ही इज ऑल्सो entitled to DA 100% of basic salary, 50% of which included in salary as per terms of employment. The company gives him house rent allowances 6,000 per month, which was increased from 7,000 per month with the effect from 1/1/2023. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। कभी सैलरी बढ़ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक काम करते हैं, आराम से पढ़ते हैं, बस एक मैं काम कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50% DA मिल रहा है। द कंपनी गिव्स हिम HRA 6,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। ट्रीटमेंट चेंज होएगा। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट 1,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम फरवरी। फरवरी से फिर से चेंज हो जाएगा। रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एज अंडर। अप्रैल एंड मई में वो अपने पेरेंट्स के घर पे रहा, तो अप्रैल और मई में जितना भी HRA होएगा पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल हो जाएगा। एंड जून टू अक्टूबर ये गाजियाबाद में था, तो जून टू अक्टूबर का ट्रीटमेंट एक जगह करेंगे। एंड नवंबर में इसने अकोमोडेशन दिल्ली में कर लिया, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट अलग करेंगे। जनवरी का ट्रीटमेंट अलग करेंगे और फरवरी एंड मार्च का ट्रीटमेंट अलग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट कई सारे होंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल मई से स्टार्ट करेंगे। चलो पहले बेसिक सैलरी कंप्यूट करेंगे हम लोग। ओके बेसिक सैलरी बताओ जरा मुझे कितनी है। 10,000 सैलरी है 10 मंथ्स के लिए प्लस इंटू 2 मंथ्स के लिए। कितना आया ये? DA बताओ कितना है? तो 1,22,000 आ गया। अब सीधे HRA है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे अप्रैल एंड मई का ट्रीटमेंट। अप्रैल मई में सबसे पहले लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड। एक्चुअल रिसीव कितना मिल रहा है? खैर एक्चुअल रिसीव उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रैल एंड मई में ये कहाँ था? अपने पेरेंट्स के घर पे था, तो एक्चुअल रिसीव मिल रहा है 6,000 एंड पूरा का पूरा वही टैक्सेबल हो जाएगा। तो 6,000 इंटू 2 ये आया 12,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मई एंड जून पे। मई अक्टूबर कर लूँ? नवंबर, अच्छा ठीक है चलो जून टू अक्टूबर कर लेते हैं। जून टू अक्टूबर, तो जून टू अक्टूबर में क्या हो रहा है? एक्चुअल रिसीव्ड है इसका 6,000 इंटू जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इंटू 5, कितना आया ये? 30,000 रुपीज़ एक्चुअल रिसीव्ड। और रेंट पेड, रेंट कितना पे कर रहा है यहाँ पे? 6,000 रुपये, तो 6,000 पे करा तो 5 मंथ के लिए आ गया 30,000, है ना। माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी यहाँ निकाल लेते हैं। सैलरी है इसकी 10,000, तो 10,000 इंटू 5 और प्लस 5,000 इंटू 5, क्योंकि DA क्या है 50% है, तो 10,000 का हमने 5,000 लिख दिया है। ये आ गया 75,000, तो 75,000 का 10% कितना आया? 7,500। कितना आया ये? 22,000। ओके, और लास्टली आता है 40% ऑफ सैलरी, है ना। तो 40%, क्योंकि ये रह रहा है गाजियाबाद में शायद, तो ये आ जाएगा 30% ऑफ, सॉरी 40% ऑफ 75,000। कितना आ गया बेटा ये? 30,000। विच ए वे इज लोअर, लोअर कितना है? 22,500, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड 30,000 माइनस 22,500 कितना आया? 7,500। तो ये हो गया यार यहाँ पे टैक्सेबल, ठीक है।
ओके तो ये आ गया हमारे पास जून टू अक्टूबर। अब नवंबर का अलग करेंगे ट्रीटमेंट एंड दिसंबर का अलग करेंगे। तो 1 मिनट, नवंबर, अच्छा यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है शायद। अच्छा नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी में चेंज हो रहा है। तो नवंबर एंड दिसंबर एक्चुअल रिसीव कितना है 6000। तो 6000 इंटू 2 ये आ गया 12000। एंड रेंट पेड, कितना रेंट पे कर रहा है यार यहाँ पे? यहाँ पे 8000 कर रहा है। तो 8000 इंटू 2 आ गया ये 16000। 16000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो यहाँ पे आ रही सैलरी 10,000 इंटू 2 प्लस 5000 इंटू 2, कितना आ गया ये? 30,000 आ गया। एंड 30,000 का 10% आएगा 3000। लेस वो कितना आएगा? 13,000। एंड 50% ऑफ 30,000 कितना आएगा? 15,000। विच एवर इज लोअर, यही लोअर है तो नथिंग इज टैक्सेबल। यानी कि यहाँ पे अभी ये टैक्सेबल है, यहाँ पे ये टैक्सेबल है, यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। फिर आते हैं हम लोग जनवरी में। जनवरी में इसने एक्चुअल रिसीव्ड, जनवरी में क्या चेंज हुआ यार? HRA इसका 1000 रुपीज़ बढ़ गया है ना, तो 7000 हो गया। तो HRA हो गया 7000। रेंट पेड कितना कर रहा है? 8000। तो 8000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी आ जाएगी यार इसकी? 10,000 मिल रही है और 5000 DA, तो 15,000। तो 15,000 का 10% आ गया 1500। कितना आया यार ये? 6500। और 15,000 का 50% कितना आ जाएगा? 7500। विच एवे इज लोअर, ये यहाँ पे कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 500। ठीक है चलो जनवरी। अब फेब एंड मार्च का एक साथ कर दूँ। फेब एंड मार्च एक्चुअल रिसीव कितना है? 7000। तो 7000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 14,000। रेंट पेड कितना है? 8000। तो ये आ जाएगा 16,000। और 2 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 15 30, 30,000 हो जाएगी। सैलरी बढ़ गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे सैलरी हो जाएगी 11,000। तो 11,000 इंटू 2 ये आ गया 22,000। और इसका हाफ कितना होएगा? 11,000। तो ये आ गया 33,000। तो सैलरी यहाँ पे आ गई 33,000। इसका 10% ये 16,000 है। 3300 कितना आ गया यार ये? 12,700। और 50% ऑफ 33,000 कितना आ गया? 16,500। विच एवर इज लोअर, और ये एग्जाम्प्ट हो गया। लेस करो, इसमें से कितना आएगा? 1300। तो ये इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये 7,500 को ऐड करो और 12,000 को ऐड करो, कितना आएगा? 21,300। तो ये आ गया यार अपना, ये आ गया 21,300। एंड इसको सम अप कर दोगे तो आपकी सैलरी आ जाएगी। समझता है जो भी होएगा। तो ये HRA आपका आ गया। इतना मतलब थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा था आपके पास ये HRA का, बट क्वेश्चन आसान था यार, है ना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी यार। चलो आगे बढ़ते हैं यार। तो ये HRA का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गया हमारे पास कंप्लीट। नाउ मूव करते हैं हम लोग आगे। अब आगे आते हैं स्पेशल अलाउंसेस में। अब स्पेशल में मैंने आप लोगों से कहा था कुछ पर्सनल अलाउंसेस होंगे, कुछ हमारे पास ऑफिशियल अलाउंसेस होंगे एंड कुछ होंगे हमारे पास अदर अलाउंसेस। ठीक है ना यार। तो पर्सनल अलाउंसेस की हम लोग बात करते हैं। तो पर्सनल अलाउंसेस में खास बात ये होगी, यहाँ पे एक एग्जेम्प्टेड अमाउंट दे रखा होगा, उतना एग्जेम्प्ट करेंगे एंड डिफरेंस अमाउंट को हम टैक्सेबल करवा देंगे। तो पर्सनल में यही खास बात होगी। ऑफिशियल में कितना है? जितना एक्सपेंस करोगे, जितना एक्सपेंस करोगे उतना क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड जितना सेव करोगे उतना क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। एंड अदर अलाउंसेस जो होंगे वो फुल्ली टैक्सेबल होंगे। क्लियर। चलो बात करते सीधे आते हैं पर्सनल पे। एंड पर्सनल में आपके पास यहाँ पे आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, अब यहाँ पे आता है चिल्ड्रन में
देखो अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितना एजुकेशन अलाउंसेस दिया वो तो उसको पता होएगा। सरकार कहती है कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा तो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड को हम एग्जामेशन दे देंगे, है ना। 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जामेशन है एंड उसके ऊपर होल अमाउंट इज टैक्सेबल, ठीक है। जरा देखो ध्यान से कैसे देंगे पर्सनल अलाउंसेस। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स हैं जो कि ABC लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं और ABC लिमिटेड इनके कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं, A, B और C। इनका एम्प्लॉय क्या कर रहा है, 500 रुपीज़ दे रहा है, 500 रुपीज़ पर मंथ दे रहा है। कितने बच्चों के लिए दे रहा है, 3 बच्चों के लिए दे रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा यार, ये 18,000। तो ये इनके एम्प्लॉयर्स इनको कितना मिला, 18,000 रुपये का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिला। लेकिन कितना एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होएगा, तो यहाँ पे का 100 रुपीज़ पर मंथ, तो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू कितना, 2 बच्चों के लिए। तो 3 बच्चों के लिए फिलहाल एग्जाम्शन कितनों के लिए मिलेगी, 2 के लिए मिलेगी। तो कितना आ जाएगा यार, ये डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 15,600, ठीक है। तो ये टैक्सबिलिटी आ जाएगी। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, मान लो ABC इनके 3 बच्चे एंड एम्प्लॉयर ने पर बच्चे को 75 रुपीज़ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दिया। 75 इंटू 3 इंटू 12 कितना आ गया यार, ये 2700। एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, 75 इंटू 2 इंटू 12 कितना आ गया, ये डिफरेंस लगाओ कितना आएगा, 900। तो ये 900 टैक्सेबल होएगा एंड बाकी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझते हैं, मतलब ऐसा है कि अप टू का मतलब हुआ कि अगर 100 के बिलो दिया तो वो अमाउंट हो जाएगा और अगर 100 के अबव दिया तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ की एग्जाम्शन होएगी। एंड ये जो एग्जाम्शन है ये आपको कब तक के लिए मिलेगा, मतलब 12 महीनों के लिए पूरी मिलने वाली, ठीक है ना। पर 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन तक के लिए एग्जाम्शन है। क्लियर ये वाली बात को। तो ये हो गया हमारे पास चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। नाम ऑफ करते हैं, हॉस्टल अलाउंसेस पे आते हैं। अब अगर हॉस्टल अलाउंसेस की बात करें तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए, आपको नहीं मतलब आपके बच्चों को रहने के लिए अगर कोई हॉस्टल के एक्सपेंडिचर है उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो उसको हॉस्टल अलाउंसेस बोलते हैं, है ना। हॉस्टल अलाउंसेस में मान लो से कि एक्स के 3 बच्चे हैं, सॉरी ये ऐसे देख लो, मिस्टर एक्स है उनका एक बच्चा है ए, तो ए के लिए इनको हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहे हैं। इनका एम्प्लॉय इनको 1000 रुपीज़ दे रहा है पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर मंथ दे रहा है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। एग्जाम्शन कितनी मिल जाएगी इसमें, तो यहाँ पे एग्जाम्शन है 300 रुपीज़ की। तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड के लिए ये भी एग्जाम्प्टेड है। तो इनके एक ही बच्चा अभी यहाँ पे, तो 12 कितना आ गया, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंड डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। आई बात समझ में। तो हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जाम्प्टेड है। चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जाम्पशन है। क्लियर आप लोगों को ये वाली बात। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गए, हॉस्टल अलाउंसेस हो गए, अप टू 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जाम्पशन मिलेगी। नाम ऑफ करते ट्रांसपोर्टेशन पे आते। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करते, तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो यार। एक छोटी सी एग्जाम्पशन, वो अमेंडमेंट। इसके पहले हॉस्टल अलाउंसेस, पहले तो हॉस्टल अलाउंसेस सबको मिलते, सॉरी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसके पहले आज के पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सबको मिलते थे एंड एग्जाम्पशन सबके लिए थी। फिर बीच में इन्होंने कहा कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, हैंडीकैप्ड के लिए एग्जाम्प्ट होंगे। बट अब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसी के लिए भी एग्जाम्प्टेड नहीं है, ठीक है ना यार। तो अब अगर आपको कोई भी एग्जाम्पशन दिखती है ट्रांसपोर्ट के रिस्पेक्ट में तो आप उसको कंसिडर मत करना। अलाउंसेस गिवन टू एन एम्प्लॉय to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of his residence and the place of his duty is called transport allowances। and फिलहाल आज की डेट से अब
ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है वो किसी भी पर्सन के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, ठीक है। इसके पहले पिछले बैच में जिन बच्चों को पढ़ाया होगा मैंने, उन बच्चों को मैंने आप एग्जाम्पशन बताई होगी। हैंडीकैप्ड के लिए एग्जाम्पशन थी 3200 रुपीज़ की, जो कि अब नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिलहाल कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इसके पहले ये आपका पर्सनल अलाउंसेस हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है घर टू ऑफिस एंड ऑफिस टू घर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। चलो ना मूव करते हैं, आउट स्टेशन पे आते हैं। आउट स्टेशन अलाउंसेस क्या होते हैं? आउट स्टेशन अलाउंसेस जो होते हैं ये आपको ना डेली अलाउंसेस के बदले में मिलते हैं। हो सकता है कि भाई देखो, जब एम्प्लॉय ना ऑफिस से जब एम्प्लॉय घर से ऑफिस आता है तो ऑफकोर्स उसके रास्ते में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ब्रेक होता है तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ खाने पीने के, चाय कॉफ़ी के। तो ये केस में आपको आपका एम्प्लॉयर आपके डेली के एक्सपेंडिचर को मिट आउट करने के लिए कुछ अमाउंट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेली एक्सपेंसेस, डेली अलाउंसेस। बट आउट स्टेशन अलाउंसेस जो होते हैं ये आपको किसके लिए मिलेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाले हैं आउट स्टेशन अलाउंसेस। अगर आपको डेली नहीं मिल रहा है तो आपको आउट स्टेशन मिलेगा। अब कब मिलेगा आपको आउट स्टेशन? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ना जॉब कर रहे हो और ट्रांसपोर्टेशन में जॉब कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जॉब कर रहे हो तो फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, एंड ये डेली अलाउंसेस के बदले में होता है। आई बात समझ में? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जॉब नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मिलेगा डेली अलाउंसेस, बट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जॉब कर रहे हो तो डेली अलाउंसेस ना मिलके आपको मिलेगा आउट स्टेशन अलाउंसेस। आई बात समझ में? अब इनकी खास बात क्या है? आउट स्टेशन की खास बात ये है कि ये कितने एग्जेम्प्ट होंगे, कितने टैक्सेबल होंगे। जितना भी आपको आउट स्टेशन मिला उसका 70% एंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ है ना, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट एंड डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place is called the out station allowances, and such allowances is given in lieu of daily allowances, ठीक है। किसके बदले में मिलेंगे? डेली के बदले में मिलेंगे। एंड कितने एग्जेम्प्ट होंगे? टोटल जितना अलाउंसेस मिला है उसका 70% और 10,000 रुपीज़ पर मंथ, विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। डिफरेंट अमाउंट इज टैक्सेबल। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एयरलाइंस एंड इज गेटिंग आउट स्टेशन अलाउंस 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब अगर ये 10,000 मिल रहा है इनको, तो आउट स्टेशन के लिए इनको कितना मिल रहा है? आउट स्टेशन के लिए 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। तो 10,000 इंटू 12 कितना आ गया? 1,20,000 है ना। तो कितना एग्जेम्प्ट होएगा? 1,20,000 का 70% और 10,000 इंटू 12 यानी क्या आ गया? 1,20,000। ये कितना आएगा 70 में? 84,000। विच एवर इज लोअर क्या है? 84 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड डिफरेंस अमाउंट इज कितना आएगा? समझता है? तो ये हो गया क्लियर। आ जाओ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम शैल इंक्लूड रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो, इफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज प्रोवाइड डेली अलाउंसेज एज वेल एज आउट स्टेशन, इन सच केसेस डेली अलाउंसेज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड आउट स्टेशन इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना यार। तो अगर दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो आउट स्टेशन इज फुल्ली टैक्सेबल एंड डेली इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्लियर आप लोगों को ये बात? ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंसेज, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं जॉब मिली तो क्या हो सकता है कि आपको माइंस में काम करना पड़ जाए ना। जैसे मेट्रोज वगैरह में अगर आपको जॉब मिलती है तो समटाइम्स मेट्रो की खुदाई करने के लिए है ना, मेट्रो नीचे से कहीं आती है, कहीं ऊपर से जाती है, तो नीचे जाने के लिए ज़मीन को खोद के हम लोग मेट्रो बनाते हैं, पटरी बनाते हैं। तो ये केस में अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस, मतलब आप अगर माइंस वगैरह में काम करोगे तो आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिलेंगे। अब जितने भी आपको अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिलेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 800 रुपये पर मंथ ये आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया 10,000 रुपये महीने का, 10,000 रुपये महीने का अंडरग्राउंड अलाउंसेस। तो 10,000 इंटू 12 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? 800 इंटू 12 कितना आएगा? 100 ना। ये डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। समझता है? तो अंडरग्राउंड अलाउंसेस आपको मिलेंगे 800 रुपये, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ट्राइबल का मतलब हो जाए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, या हो सकता है कि वहाँ पे नक्सली बहुत सारे रहते हो, है ना, नक्सलवाद बहुत ज़्यादा हो, जो MMNTs
मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। तो ये केस में अगर आपकी इन एरियाज़ में पोस्टिंग है तो ये केस में अगर आपको कोई ट्राइबल एरिया अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे जो लोग बीएसएफ में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो वो लोग बॉर्डर पे रहते हैं यार। मतलब बॉर्डर का मतलब हो गया कि वहाँ पे बीकानेर का बॉर्डर, मेरा एक फ्रेंड है जो कि वहाँ पे पोस्टेड है। अभी वो बताता ना, वहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रेत है और कुछ भी नहीं है, मतलब और टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री के अराउंड होता है, और आप ना गीली शर्ट पहन के जाओ 5 मिनट में सूख जाएगी, मतलब इतना, और रेत होती है इतनी गर्म होती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो अभी वो कितना सफ़र कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मतलब वहाँ पे ना आप कूलर में पानी डालो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पानी वहाँ पे, है ना। तो ये केस में अगर आप इन एरियाज़ में हो और अगर आपका एम्प्लॉयर ट्राइबल एरिया अलाउंसेस दे रहा है, सरकार ने कहा कि 200 रुपये पर मंथ हम क्या कर देंगे, एग्जामेशन दे देंगे, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया कितना एग्जाम्प्टेड है, 200 रुपये एग्जाम्प्ट है। बोल भाई, इतनी कहीं समझ में आती क्या। तो स्पेशल अलाउंसेस में हम लोग इतने अलाउंसेस को यहाँ पे कर रहे हैं ना। मूव करते आगे आते हैं। ओके, अब आते हैं ऑफिशियल पे। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था ऑफिशियल अलाउंसेस जो होते हैं, जितना बचाओगे उतना एग्जेम्प्ट एंड जितना खर्चोगे उतना टैक्सेबल, ठीक है। तो ऑफिशियल में कौन कौन से होंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपको किसी ऑफिस काम से बाहर भेज दिया। अब देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज एंड ट्रैवलिंग में क्या है, ट्रांसपोर्ट आपका पर्सनल अलाउंसेस का पार्ट बनेगा, वो पर्सनल का पार्ट बनेगा, एंड ट्रैवलिंग जो होगा वो ऑफिशियल का पार्ट बनेगा। यहाँ पे एक और अलाउंस होता है कन्वेंस अलाउंसेस, ये भी क्या बनेगा आपका, ये ऑफिशियल बनेगा, ठीक है। तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग ये बनेगा आपका ऑफिशियल, एंड जो ना करो ना, रख दो उसको तुम, हाँ रख दो। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो क्या बनेगा, पर्सनल बनेगा, समझता है। तो ट्रैवलिंग मतलब अगर आपको ऑफिस टूर के लिए कहीं भेजा है, ऑडिट पे भेजा है, या और किसी और मीटिंग वगैरह के लिए भेजा है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर देता है। जितना बचाओगे उतना एग्जाम, जितना खर्च करोगे उतना टैक्सेबल, ठीक है। डेली अलाउंसेस, जितना बचाओगे उतना टैक्सेबल, जितना खर्च करोगे उतना एग्जाम। कन्वीनियंस विद इन द सिटी, अगर आपको मूव करना है, ऑफिस टू ऑफिस जाना है, मान लो आपकी मार्केटिंग की जॉब है, तो कन्वीनियंस अलाउंसेस मिलेंगे। ये भी जितना बचाओगे उतना एग्जाम, जितना खर्च करोगे उतना एग्जाम, जितना बचाओगे टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंसेस, तो अगर कभी कभी बहुत बड़े बड़े ऑफिस में आपको हेल्पर भी मिलते हैं ना, तो हेल्पर अलाउंसेस मिलेंगे कि आप अपने अंडर में किसी बंदे को रख लो, तो वो जितना बचाओगे उतना टैक्सेबल, जितना खर्चोगे उतना। एन एकेडमिक यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ठीक है ना यार। चलो एक क्वेश्चन करते हैं यार, यहाँ पे एक चीज और देख लो। अच्छा, इफ द अबव अलाउंसेस आर गिवन फॉर पर्सनल पर्पस इट विल बी टैक्सेबल, इफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस और कन्वेंस अलाउंसेस गिवन फॉर पर्सनल पर्पस इट विल बी टैक्सेबल, तो कुछ पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे होएगा ये। Mr. X is employed in central government, getting basic pay 18,000. DA has 6,000. Employer has paid children education allowances 700 per month per child with the effect from September. And hostel allowances 1,000 rupees per month for one child with the effect from October. Employer has paid transport allowances 1,700 per month and with the effect from 1/11/2023. The employee has resigned from February and has taken a new job in March and is getting basic pay 27,000 एंड HRA मिल रहा है 4,000। चल भाई लग जा, शुरू हो जाते हैं। बेसिक पे कितनी है, 18,000 इंटू कितना करेंगे, 10। क्यों 10 करेंगे यार, 18,000, क्योंकि जनवरी तक इसने जॉब किया है, फरवरी में इसने जॉब छोड़ दी है ना, तो 18,000 इंटू दिसंबर, एंड फिर उसके बाद एक और जॉब पकड़ी है इसने, कहाँ पे पकड़ी है, कहाँ गया, 27,000 पे, और ये मार्च में पकड़ी है ना, क्यों। तो 18,000 इंटू 10 प्लस 27,000 इंटू 1 कितना आया यार, ये 2,07,000। डीए कितना है यार, 6,000 मिल रहा है डीए, तो 6,000 इंटू कितना करेंगे, ये आ गया
60,000 बेसिक प्लस DA। और क्या है यार इसमें, और इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। अब आ जाओ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज एंड ऑल। HRA यहाँ पे पहले वाले से मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा यार। कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। द एम्प्लॉयर हैज़ पेड HRA 5,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो जनवरी किया है, फरवरी में रिटायरमेंट ले लिया, 1 महीने का करेंगे यार, है ना। रेंट भी पे कर रहा है ये? रेंट तो नहीं पे कर रहा है। तो रेंट नहीं पे कर रहा है तो HRA जो होएगा ना, ये 5,000 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर ए के वहाँ से, है ना। एम्प्लॉयर ए पे मिल रहा है 5,000 रुपीज़ और एम्प्लॉयर बी पे कितना मिल रहा है? 4,000 रुपीज़। कितना आ गया यार ये? अच्छा, अब आते हैं अदर पे। अब यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 700 रुपये पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/9 एंड हॉस्टल इतना, तो एक ही बच्चा है शायद इनके पास, और कितना 700 मिल रहा है सितंबर से। तो CEA 700 मिल रहा है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में इसने रिजाइन कर दिया ना, 5 महीने। तो 700 × 5 कितना आ गया? लेस कर दो 100 × 5, कितना आ जाएगा? टैक्सेबल कितना आ गया? 3,000। हॉस्टल अलाउंसेस इनको कब से मिल रहे हैं? हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहे हैं सितंबर एंड हॉस्टल मिल रहा है 1,000 पर मंथ फॉर अक्टूबर। तो अक्टूबर से मिल रहा है 1,000 × 4 कर दूँ, ये आ गया 4,000, और 300 × 4 कितना आ गया? ये कितना आएगा? 2,800, है ना। और इसके बाद हमारा क्या है, ये हो गया कंप्लीट। एम्प्लॉयर पे ट्रांसपोर्ट 1,700 विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर। तो ट्रांसपोर्ट मिल रहा है 1,700, और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का। ये आ गया 5,100, और इसमें किसी प्रकार की कोई एग्जेम्पशन भी नहीं दे रखी है यार। और इसके अलावा और क्या है? और बस काल सारी कहानी हो गई। अब एक काम करो, जरा इसको सम अप करो, कितना आएगा? 2, हाँ बेटा, 286,900, और इससे लेस कर दो 16, आइए कितना आएगा? 50,000। ये लेस कर दिया हमने, 236। कहानी समझता है क्या? ये आ गया आपका आंसर। मैम क्या हमें कुछ CW भी मिलेगा क्या?
लो अगला मूव करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आ जाओ फॉरेन अलाउंसेस पे। तो फॉरेन अलाउंसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये होंगे आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आपको फॉरेन अलाउंसेस मिलेंगे तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, गड़बड़ करके मत आना। एनी अलाउंसेस और परक्यूजिट पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट। आई बात समझ में। तो फॉरेन अलाउंसेस को आप फुल्ली एग्जेम्प्ट रखेंगे, ठीक है। अदर अलाउंसेस, देखो अदर अलाउंसेस क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अदर अलाउंसेस में आप जितना बढ़ा दिया उतना ओके ना। अब अगर अदर अलाउंसेस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, सिटी कॉम्पनसेटरी, कैश अलाउंसेस, ओवर टाइम, मेडिकल, सर्वेंट, टिफिन एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है। बट इंटरटेनमेंट पे मैं थोड़ी सी बात करूंगी, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आओ इंटरटेनमेंट पे बात कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट पे बात कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें करेंगे। पहले तो सेक्शन देख लो क्या है, इसका सेक्शन है 16(2). तो एंटरटेनमेंट में अगर आप है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या है आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल, एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एक्चुअल रिसीव्ड 5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक पे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे, डीए एंड ऑल नहीं है। विच एवर इज लोअर, लोअर इज एग्जेम्प्ट, समझता है। तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट देख लेना। इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गेम है। इंटरटेनमेंट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली टैक्सेबल है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे एक्चुअल रिसीव्ड 5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक पे, विच एवर इज लोअर, लोअर इज एग्जेम्प्ट एंड डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल, ठीक है। ये 5,000 पर मंथ नहीं है, सिर्फ 5,000 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना इंटरटेनमेंट का थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी हम अलग करेंगे। इसके पीछे का कोई खास लॉजिक नहीं है, बट ट्रीटमेंट अगर फॉर्मेटिंग के हमें नंबर मिलते हैं तो ऑफकोर्स हम उसको करके आएंगे ना। यहाँ पे देखोगे कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा सैलरी स्टेटमेंट है, और हमने यहाँ पे ना बहुत सारे बेसिक पे, डीए, बोनस, कमीशन, एचआरए, फलाना ढिमकाना सब लिख दिया। तो हमने यहाँ पे ये सब इतनी सारी चीज़ें लिख दी। अब अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, अगर नॉन गवर्नमेंट है तब तो इंटरटेनमेंट भी यहीं पे आ जाएगा, है ना। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट टैक्सेबल होएगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक काम करना, पहले इंटरटेनमेंट को यहाँ पे लिख देना पूरा का पूरा और टैक्सेबल करवा देना। इंटरटेनमेंट को यहाँ पे लिख के टैक्सेबल करवा देंगे, इसको सम अप करेंगे, जो सैलरी आएगी। अब इस सैलरी के अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, 16(i)(a) लेस करेंगे, 16(2) लेस करेंगे। तो ये जो होएगा ना ट्रीटमेंट, जो 16(2) की एग्जेम्पशन है, ये पूरी सैलरी को सम अप करने के बाद जो हमारी सैलरी आएगी उस सैलरी से हम इसको लेस करेंगे। आई कहानी समझ में। तो एग्जाम्पशन हम ना, जैसे जनरली जो एग्जाम्पशन होती है वो हम कहाँ दिलाते हैं, ये देखो ना, एग्जाम्पशन जब स्टेटमेंट बना रहे हैं वही दिलाते ना। बट एंटरटेनमेंट के लिए जो एग्जाम्पशन है ना वो हम यहाँ पे देंगे यार, है ना, ग्रॉस सैलरी को निकालने के बाद। एंड एक और होती है 16(3), ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, ठीक है। 16(a)(i)(a) क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और 16(2) क्या है, एंटरटेनमेंट है। बट ये किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है। एंड 16(3) जो है ये प्रोफेशनल टैक्स होता है, इसको अभी आगे चल के बताऊंगी यार, ठीक है। फिर ये यहाँ से लेस करते हैं, एंड देन फिर जो हमारी सैलरी आती है, ये सैलरी हमारी आ गई
और हम इससे अब ये आई हमारी सैलरी और इससे हम लेस करेंगे डिडक्शन एंड देन फिर आएगी हमारी नेट सैलरी। ठीक है, समझता है? नहीं समझा? हाँ बेटा, इसके बाद डिडक्शन 80C to 80U को एक चैप्टर पढ़ेंगे हम। यस हाँ, वो डिडक्शन होगी। ठीक है, चलो मैम क्या ये CW है? करना चाहते हो तुम? चलो करो। समझा? क्या आ गया? कितना क्या कितना आया? 361600, यही आया सबका? चलो अच्छा, जिनका नहीं आया एक बार उनके लिए देख लो। Mr. X employed in ABC Limited and getting basic with 30,000 per month and employer has paid him following allowances। तो पहले तो 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो हम सैलरी का ट्रीटमेंट करेंगे पहले। बेसिक सैलरी आ रही है 30,000 इंटू 12, कितना आया? 3,60,000। फिर इनके पास है सर्वेंट अलाउंसेस 500, बट द एम्प्लॉय हैज सेव्ड 100। उससे क्या फर्क पड़ता है ना? कितना है यार? 6,000। 500 इंटू 12, क्या लंच अलाउंसेस 300 मिला, तो 300 इंटू 12। और इसके बाद है हमारे पास कैश अलाउंसेस
500 इंटू 12 कितना आया? इसके बाद आया हमारे पास आउट ओवर टाइम 400। फिर इसके बाद है ओवर टाइम, आउट स्टेशन है, हाँ आउट स्टेशन कितना है? 700। फुली टैक्सेबल? हाँ ना, देखो ऊपर कहीं नहीं लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन में है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। कितना मिल रहा है? 700। 700 इंटू 12 कितना आया? 8000। बेटा क्योंकि ऊपर लिखा नहीं है कि ये उसमें है ना, आउट स्टेशन वाले पे। एंड स्पेशल अलाउंसेज 1700। 1700 इंटू 12 कितना आ गया? 20,400। और क्या है बेटा? कन्वेंस अलाउंसेस 200 कितना आ जाएगा यार? ये 200 इंटू 12 जोड़ो कितना आएगा? 3 लाख। गुस्सा क्यों हो रहा है यार? 4,06,000 लेस कर दो इससे 16 आई ए कितना आएगा? 50,000 कितना आएगा ये? समझता है? यही आया था? नहीं आया तेरा? तूने आउट स्टेशन वाले में गलती करी थी। क्यों करी स्पेशल आउट स्टेशन में गलती? नहीं करने करे बाबा। हाँ अब यहाँ पे देखो 16 आइए मैंने पढ़ा रखा, ये सबको मिलेगा चाहे आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो या आप डिफॉल्ट में हो, है ना। 16(2) जो है ये किसको किस में मिलेगा? ऑप्शनल में मिलेगा, ठीक है। 16(2) का जो ट्रीटमेंट है ये आपके लिए ऑप्शनल के लिए, लेकिन 16(2) में मैंने ट्रीटमेंट बता रखा है आप लोगों को। 16(2) में ट्रीटमेंट मैंने बता रखा है आप लोगों को, बट ऑफकोर्स ये ट्रीटमेंट ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए है, इसको ध्यान में रखना है। HRA ऑप्शनल टैक्स रिजीम के लिए था, ये आपके ऑप्शनल के लिए, ठीक है। एंड ये कर चुके हैं हम, और यहाँ पे आता हूँ प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल टैक्स होता क्या है पहले तो ये देखो, कौन से सेक्शन में आएगा? ये 16(3) में आएगा। 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स है। एंड प्रोफेशनल टैक्स में अगर मान लो देखो कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को देना मैंडेटरी होता है। प्रोफेशनल टैक्स का मतलब होता है अगर मैं जॉब कर रही हूँ या मैं बिजनेस कर रही हूँ तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी ना मुझे पे करना पड़ता है सरकार को। भाई मैं जॉब कर रही हूँ तो जॉब करने की सुविधाएं तो सरकार ने मुहैया करवाई ना, तो मुझे एक सर्टेन सम ऑफ मनी सरकार को जमा करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। हालांकि वो हमारे सैलरी के ऊपर टैक्स जाता है, वो उसी में कवर हो जाता है। तो अगर लेकिन मान लो सैलरी के बीचों बीच में मेरे को प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ा, देखो अब अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया तो एम्प्लॉय ने पे किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये बेसिक सैलरी DA HRA फलाना ढिमकाना जितना तो लिख लिया। अब अगर मैंने प्रोफेशनल टैक्स भी पे किया है, मैंने पे किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सैलरी में ऐड करेंगे। यार किसने पे किया? एम्प्लॉय ने ना, तो पहले इसको सैलरी में ऐड करेंगे, फिर सैलरी को सम अप करेंगे, फिर टोटल सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। फिर इससे हम लेस करेंगे 16 IA, और अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम है और अगर 16(2) भी है तो 16(2) भी लेस करेंगे, और अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम है तो 16(3) भी लेस करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर ये तो नॉर्मल आपकी जो ये तो चाहे ऑप्शनल हो या फिर ये क्या हो डिफॉल्ट हो, ये दोनों में अलाउ होएगा। एंड 16(2) और 16(3) ये किस में अलाउ होएगा? ये ऑप्शनल में अलाउ होएगा, ठीक है। तो ये लेस हम तभी करेंगे अगर हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो। बट ये क्या है, ये तो एम्प्लॉय जब पे कर रहा है हम उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप देखो
अगर टैक्स को किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो हम इसको, और एक चीज, एक गड़बड़ हो गई यार, ये एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट था यार, दिमाग मेरा खराब हो गया। ये देखो, ये एम्प्लॉयर का कॉन्सेप्ट था। एम्प्लॉयर अगर करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी में ऐड होएगा एंड देन फिर लेस होएगा, और अगर एम्प्लॉय खुद ही पे करेगा तो फिर सैलरी में ऐड नहीं होएगा, क्योंकि मैं खुद ही को कोई पेमेंट कर रही हूँ तो वो थोड़ी सैलरी में ऐड करूंगी। तो अगर एम्प्लॉयर ने किया, तो मैंने आपसे कहा था ना पहली क्लास में, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलेगा टॉफी से लेके एरोप्लेन तक सारा का सारा सैलरी वाले खाते में जाएगा। तो अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी सैलरी में ऐड होएगा एंड देन क्या होएगा, लेस होएगा, अगर ये ऑप्शनल है तो। और अगर एम्प्लॉय ने अपने खुद का किया तो ये सैलरी में ऐड नहीं होएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या जाता है, जो कोई एम्प्लॉयर से मिलता है, तो ये सैलरी में ऐड नहीं होएगा, लेकिन आखिरी में हम सैलरी से इसको लेस जरूर करेंगे। नहीं समझ में आया, सैलरी से लेस क्यों करेंगे? सुनो, प्रोफेशनल टैक्स टैक्स है ना, और जब सैलरी को हम टोटल करते हैं एंड यहाँ पे जो सैलरी निकालते हैं इस पे भी तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और ऊपर ये क्या है, प्रोफेशनल टैक्स है। तो अगर हम इस टैक्स से इसको सैलरी, इस टैक्स को सैलरी से लेस नहीं करेंगे तो टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा ना। इसीलिए अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सैलरी में ऐड करते हैं, बाद में अपनी सैलरी से लेस भी करेंगे। द रीजन बिहाइंड कि एम्प्लॉयर ने अगर मेरे को कुछ दिया तो मेरे स्टेटमेंट का पार्ट बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये टैक्स है और सैलरी पे भी हमें टैक्स कंप्यूट करना है, तो अगर हमने इसको सैलरी से लेस नहीं किया टैक्स ऑन टैक्स लग जाएगा। और अगर एम्प्लॉय ने अपने बिहाफ पे खुद पे किया हुआ है तो फिर हम इसको सैलरी से ऐड नहीं करवाएंगे, सैलरी में ऐड नहीं होगा, लेकिन बाद में ये सैलरी से लेस जरूर होएगा, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स ना लगे। इसलिए आई कहानी समझ में? एक बार फिर से देखो क्या कहा मैंने, क्योंकि सारा ऊपर से गया। क्यों सिद्धांत? कुछ नहीं, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर on behalf of employee and यहाँ पे क्या है, पेड बाय एम्प्लॉय। अब अगर पेड बाय द एम्प्लॉयर तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होएगा, प्रोफेशनल टैक्स ये सैलरी वाले स्टेटमेंट में ऐड होएगा, फिर बाद में 16(3) में यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अगर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय तो फिर क्या होएगा बेटा, सैलरी से लेस हो जाएगा, 16 यहाँ पे लेस होएगा, ये ऐड नहीं होएगा। आई कहानी समझ में? बस इतना है। अब ये सिर्फ ऑप्शनल में, यस। और अगर डिफॉल्ट है तो पूरा टैक्स पर, और इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सॉरी इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना? फिर से बताना क्या, सिक्सटीन टू 16 दो कहाँ है, आउट स्टेशन तो दूसरा है ना। इंटरटेनमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ट्रीटमेंट करेंगे, हाँ। डिफॉल्ट में कोई ट्रीटमेंट नहीं, टैक्सेबल, डिफॉल्ट में टैक्सेबल, एग्जाम्पशन है, यस। फिर से बताओ, ये ऐसे चारे की तरह ट्रीटमेंट होएगा, यस, हाँ। यहाँ पे देखो, जब पढ़ोगे ना तो ये देखो हेडिंग लिख रखी है ऊपर बेटा, जो चीज़ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में तो उसको ऑप्शनल में लिख रखा है ना कि ये ऑप्शनल में होएगा, ये मतलब मिलेगा इसका एग्जाम्पशन। जैसे ऐसा है क्या, थोड़ा ध्यान से पूरी बात बता दूं यार। देखो, जो हम ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शनल में कह रहे हैं अगर आप ऑप्शनल फॉलो करोगे तो बहुत सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन नहीं देंगे, समझ रहे हो? ऑप्शनल में हम बहुत सारी एग्जाम्पशन और डिडक्शन नहीं देंगे। सुनो मेरी बात, देखो दो स्कीम हमारे पास है, एक हमारे पास 115 बैक है और एक हमारे पास है डिफॉल्ट वाली। अभी तक क्या होता था, एक डिफॉल्ट है,
अरे 250 वाली एग्जाम्पशन डिफॉल्ट का मतलब और कुछ नहीं है, बस खाली टैक्स स्लैब में चेंजेस हैं, सिर्फ टैक्स स्लैब में हमारे पास चेंजेस हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने कुछ एग्जाम्पशंस और कुछ डिडक्शंस को हमने नॉर्मल में दे रखा है और ऑप्शनल में हमने विड्रॉ करके रखा हुआ है। ऑप्शनल में, अरे इससे पहले क्या था, इसके पहले 115 बैक डिफॉल्ट थी और वो वाली नॉर्मल थी। तो नॉर्मल में हम सारे एग्जाम्पशन और डिडक्शन सबको अलाउ करवाते थे। पहले सुनो, पूरी बात सुनो मैं क्या कह रही हूँ। पहले 250 वाली जो थी वो क्या थी, नॉर्मल थी। अच्छा नॉर्मल थी तो हम क्या करते थे, वो सारे एग्जाम्पशन एंड सारे डिडक्शन देते थे। अब क्या हो गया, अब बस उल्टा ही तो हो गया। अब उल्टा हो गया, जो डिफॉल्ट थी, जो ऑप्शनल थी वो डिफॉल्ट बन गई है और जो डिफॉल्ट थी वो क्या हो गई, ऑप्शनल बन गई है। तो बस एग्जाम्पशन और डिडक्शन जो यहाँ पे पहले अलाउ होते थे अब वो अलाउ वहाँ पे नहीं होंगे, और जो पहले वहाँ पे अलाउ होते थे वो यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। ये है, समझता ध्यान से, समझ रहे हैं। तो अभी देखो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेगा, ऑप्शनल टैक्स रेजिम अगर हम फॉलो करेगा तो इसका ट्रीटमेंट हम करेगा। ऑप्शनल टैक्स रेजिम को अगर हम फॉलो करेगा तो हम इसका ट्रीटमेंट करेगा, समझ रहे हैं। अच्छा एंड इसका ट्रीटमेंट ये भी देखो ऑप्शनल में उसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर ऑप्शनल टैक्स रेजिम होगी तो इसका मिलेगा हमें, तो जिसका जिसका कह रखा है उसका उसका एग्जाम्पशन देंगे और जिसका जिसका नहीं कह रखा उसको उसका एग्जाम्पशन नहीं देंगे। आई कहानी समझ में, ये कहानी है। तो ये फिलहाल तो ऑप्शनल में भी है एंड डिफॉल्ट में भी है, ठीक है ना यार। तो ऑप्शनल में अगर आप 250 वाला स्कीम फॉलो करोगे तो इसकी एग्जाम्पशन को क्लेम करवा लेना, समझ रहे हो। मतलब ऐसे देखो पहले क्या था, ये दो बातें, एक डिफॉल्ट थी और एक थी ऑप्शनल। एंड पहले ऑप्शनल कौन सी थी, 115 बैक क्या थी, ये थी। अच्छा बैक का कॉन्सेप्ट क्या था, ऑप्शनल में क्यों लेके आए थे ऑप्शनल, टैक्स रेट कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है और बहुत सारी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। अब क्या किया, अब इसको लेके आ गए डिफॉल्ट में और इसको लेके चले गए यहाँ पे, समझता है। तो बस एग्जाम्पशन जो हो गई वो इधर उधर हो गई बस खाली, और कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें, ठीक। हाँ दोनों में यस, इसमें भी मिलेगा उसमें भी मिलेगा। मतलब अगर आपको पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज़ का एग्जाम्पशन यहाँ पे मिलेगी और किस चीज़ की एग्जाम्पशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली। क्लियर। आगे मूव करेंगे, चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे देखो चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी। अब मुद्दा ये आता है कि सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, सैलरी की जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे होने वाली है हमारी। देखो सैलरी अगर ड्यू हो गई, भले आपको मिली हुई हो या ना मिली हुई हो, सैलरी अगर आपको मिल गई, ड्यू हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगी, भले मिले या ना मिले। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने काम किया 12 महीने, तो दिसंबर तक तो मुझे सैलरी मिली, लेकिन जनवरी फरवरी एंड मार्च में मैंने काम तो किया लेकिन सैलरी नहीं मिली, और अब 31 मार्च क्लोजिंग आ गई। और अगर क्लोजिंग आ गई तो मुद्दा ये आता है कि क्लोजिंग पे अब टैक्सेबिलिटी कितने दिन की होगी, 9 महीने की होगी या 12 महीने की होगी, क्योंकि 9 ही महीने की सैलरी मिली है और काम तो हमने किया 12 महीने लेकिन 9 महीने की सैलरी मिली है। अब टैक्स किस पे दे सरकार को, 9 महीने पे या 12 महीने पे। तो कहते हैं सैलरी को टैक्सेबल करवाएंगे ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू दिसंबर ही काम किया, अप्रैल टू मार्च काम किया, बट अगर सैलरी हमें मिली है अप्रैल टू दिसंबर, सरकार कहती है सिर्फ अप्रैल टू दिसंबर पे टैक्स नहीं लेंगे, अप्रैल टू मार्च पे लेंगे। यानी अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई है, मिली नहीं उससे मतलब नहीं है, ड्यू हो गई है, हम टैक्स लगा देंगे। आई बात समझ में। अच्छा अब मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मैंने 12 महीने की सैलरी हमें मिली, लेकिन हमने अगले फाइनेंशियल ईयर की 3 महीने की सैलरी अपने एम्प्लॉय से एडवांस में ले ली। तो जो 31 मार्च को जो क्लोजिंग होएगी, 12 महीने की सैलरी को हम टैक्सेबल करवाएंगे या 15 महीने की सैलरी को टैक्सेबल करवाएंगे, 15 महीने की। ड्यू और रिसिट विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। तो ये सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई है भाई, अभी आज क्लोजिंग हुई 31 मार्च 24, आज अभी ड्यू सैलरी नहीं हुई है,
लेकिन हमने एडवांस में 3 महीने की सैलरी विड्रॉ कर ली, तो 3 महीने की एडवांस हुई तो एडवांस में टैक्स लग जाएगा। आई कहानी समझ में? तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर इज टैक्सेबल। यहाँ पे देखो चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी, तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इफ सैलरी इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, it is taxable in the year in which it is due. Similarly, has been received advance, it is taxable in the year in which it has been received. आई कहानी समझ में? आ जाओ, एक चीज और आपको बतानी है। ठीक है, चलो ये तो मान लिया, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर इज टैक्सेबल ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू कब होगी सैलरी? तो देखो सैलरी देने के अलग अलग लोगों के वहाँ पे अलग अलग प्रावधान है। कुछ लोग सैलरी देते हैं फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, कुछ लोग देते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब अगर जनवरी की सैलरी है तो जनवरी 31 को मिल जाएगी, फेबररी की फेबररी में मिल जाएगी, मार्च की मार्च में मिल जाएगी। तो ये होता है कि सेम मंथ पे सैलरी मिल जाना। कभी कभी ऐसा होता है मार्च की सैलरी मिली अप्रैल में, अप्रैल की मिली मई में, मई की मिली जून में, तो क्या करेंगे आगे? तो अगर इस तरीके की चीजें होती है, अगर सैलरी ड्यू हो रही है फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मास्टर वेबसाइट में, हाँ बेटा, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, कोई बात नहीं, एंड ये हो रही है लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अगर सैलरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 3rd डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ मिल रही है, तो हम सैलरी लेंगे मार्च से फेब की। तो हम सैलरी लेंगे मार्च से फेब की, क्योंकि मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली होगी। भाई फाइनेंशियल ईयर तो मेरे लिए अप्रैल से स्टार्ट होएगा ना, तो मार्च की सैलरी कब मिली होगी? अप्रैल में, एंड अप्रैल की मई में, मई की जून में, एंड फेब की मार्च में मिली होगी। तो अगर सैलरी हमें अगले महीने मिल रही है तो हम एक महीना बढ़ा के ले लेंगे, तो मार्च से फेब ले लेंगे। और अगर सैलरी सेम मंथ में मिल जाती है तो अप्रैल टू मार्च ट्रीटमेंट करेंगे। देखो है बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट पूरे सारे कॉन्सेप्ट की बैंड बच जाएगी, क्योंकि आपका जो ग्रेचुटी है, पेंशन है, आपका HRA है, आपका RFA है, ये सब कुछ सैलरी पे डिपेंडेंट होता है। और जिस बच्चे को ये बात नहीं पता होगी कि व्हेन सैलरी इज ड्यू, तो उसने अगर गड़बड़ करी तो पूरी कहानी ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर ना DA सही आएगा, ना HRA सही आएगा, ना RFA सही आएगा, ना ग्रेचुटी सही आएगी, ना पेंशन सही आएगी, ना लीव इन कैशमेंट सही आएगा, कुछ नहीं सही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, सैलरी अगर ड्यू हो रही है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 5th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो मार्च से फेब तक का ट्रीटमेंट लेंगे, सैलरी लेंगे। एंड अगर सैलरी ड्यू हो रही लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो फिर हम लोग सेम मंथ करेंगे, मतलब अप्रैल से मार्च तक का ट्रीटमेंट करेंगे। बोल भाई कहानी समझ में आती क्या? आओ इस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे। मान लो मिस्टर एक्स है एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड एंड गेटिंग बेसिक पे 50,000 पर मंथ, बट इट वॉज इंक्रीज टू 70,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई। नाउ आपको दो चीज पे सैलरी कंप्यूट करनी है, सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तब तो कुछ लोचे लफड़े ही नहीं है ना यार। लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो कहां से कहां तक कर लेंगे? अप्रैल टू मार्च लेंगे ना सिद्धांत। कितनी सैलरी मिल रही? 70,000। हाँ बेटा, हाँ हाँ पता है, जब मन ने पता है। पहले मिल रही 50,000, जुलाई से चेंज हो रही है, तो 50,000 इंटू अप्रैल में जून 3 प्लस 70,000 इंटू सॉरी 9, कितना आया ये? गुस्सा होते हो तुम लोग यार,
7,80,000 आ रही है। अब अगर सैलरी इज ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तब क्या करेंगे यार? हाँ, मार्च टू फेब। अब मार्च टू फेब लेंगे तो 50,000 कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू प्लस 70,000 इंटू कितना आएगा ये? 7 लाख। समझते हैं? तो देखा ना, सैलरी का अमाउंट डिफर हो गया। एंड जो चीज़ चीज़ सेवन आपकी सैलरी पे डिपेंडेंट है, वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पे जज्बात ऐसे बदल जाएंगे यार, ठीक है? तो ये बात को ध्यान में रखना। वाह, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार ये। मैम, तो अगर आपका फेवरेट है तो हम क्लास वर्क करेंगे। करो क्लास वर्क, और आंसर आना चाहिए एक ही बार में मेरे प्यारे बच्चों का। लेकिन तुम लोग आंसर देख लोगे यार। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए था। ये क्वेश्चन में एक गेम था। गेम ये था कि मिस्टर एक्स ज्वाइन एबीसी लिमिटेड ऑन 1/7/2016 इन द पे स्केल ऑफ 21,000। 1200 के ग्रेड पे ज्वाइन किया है, 28,000 के बाद ग्रेड बदलेगा। द एम्प्लॉयर हैज अलाउड हिम 3 इंक्रीमेंट इन एडवांस। यानी कि इनकी सैलरी जो 21,000 थी, नहीं, एम्प्लॉयर इनसे खुश हो गया और कहता है ले भाई, तेरे को 1200 का एक इंक्रीमेंट दिया, 1200 का एक इंक्रीमेंट दिया, 1200 का एक इंक्रीमेंट दिया, सैलरी कितनी हो गई? 24,600। तेरी सैलरी की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली? 24,600 से होने वाली है। जरा देखो कहाँ ग्रेड कहाँ से निकाल रखा है, ये देखो 24,600। एंड फिर इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, समझता है? तो यहाँ पे बच्चे, मुझे लग रहा है ग्रेड सिस्टम तो तुम लोगों को करने आता है, बट तुम्हारी जो गलती हुई वो यहाँ पे हुई, तुमने ग्रेड सिस्टम को उतना इंक्रीमेंट नहीं लगाई। एंड द एम्प्लॉयर इज अलाउड इतना 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 इंक्रीमेंट एंड द एम्प्लॉय सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात ना। द एम्प्लॉय वॉज अलाउड डी अराउंड 7,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस 22-23 एंड 9,000 पर मंथ। ठीक है, तो 22-23 में मिल रहा है इनको 7,000 एंड 23-24 में मिल रहा है 9,000। तो यहाँ पे सैलरी लास्ट में कितनी आई है? 32,400। अब अगर 32,400, अब ये कह रहे हैं फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ना, सैलरी ड्यू कहाँ से होगी? मार्च से ड्यू होगी ना। तो अगर हम मार्च से लेंगे तो यहाँ पे देखो 32,400 इंटू कितने महीने का लेंगे? 4। एंड फिर उसके बाद रिमेनिंग 33,800 लेंगे रिमेनिंग मंथ का। तो यहाँ पे 32,400 इंटू 4, 33,800 इंटू 8, ये आ गई हमारी सैलरी। एंड डी ए 22-23 में 7,000 है, तो एक महीने का 7,000 लेंगे डी ए। तो 7,000 इंटू 1, 9,211। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आप लोगों ने अच्छे से मन लगा के नहीं देखा, ये वजह से गड़बड़ हो गई। तुम स्मार्ट हो यार। हाँ, उसका आया था। लेकिन तुम मुझसे पढ़ भी तो चुका है भाई एक बार, तब तो आना ही था, तब तो आना ही था आंसर। चलो, तो आते हैं हम लोग किस पे? रिटायरमेंट बेनिफिट पे। अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट का। ये क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने? देखो रिटायरमेंट की स्पेलिंग सही है। हाँ, बस मुझे जज करो बस। कितनी जल्दी तुम लोग दूसरों को जज कर लेते हो। अरे मैंने कह दिया तो क्या तुम चेक करने लगोगे यार? हाँ बेटा, तो हमको भी पता है सही लिखी है। हम बस ये देख रहे थे कितने लोग कितनी जल्दी जज करते हो।
बेटा तुम्हारी तबीयत खराब हो तो तुम घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब तुम घर चली जाओ, ठीक है। ये इसको बुखार है, इसको दवाई दो, मंगाओ दवाई तेरे लिए, नहीं खाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट का बात करेगा आप। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले बात करेगा अपन लोग, किसकी बात करूं, राशिद भाई की। सबसे पहले अपन लोग बात करने वाला है ग्रेजुटी की, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ग्रेजुटी पे बनाते हैं एक चार्ट। ग्रेजुटी दो तरीके की मिलेगी, समझना पहले ग्रेजुटी क्या है यार। ये जो ग्रेजुटी है ये लैटिन वर्ड ग्रेटिट्यूस से आया है, जिसका मतलब होता है गिफ्ट। तो जब हम ग्रेजुटी की बात करते हैं तो ग्रेजुटी में अगर कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के वहाँ पे जॉब करता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी ग्रेजुटी देना पड़ेगा। भाई अगर एक पर्सन ने ना अपनी पूरी लाइफ दे दी और आपको सर्व करने में, और अगर वो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है गिफ्ट फॉर्म में एक सर्टेन सम ऑफ मनी तो उसको पे ही करें। जैसे ऐसा नहीं होता जैसे हम लोग नानी के घर जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, अभी गर्मी की छुट्टियां हो गई ना, अब हम लोग नानी के घर जाएंगे और एक महीने वहाँ पे छुट्टियां बिता के आएंगे। तो जब हम नानी के घर जाते थे और जब छुट्टियों से वापस आते थे तो नानी क्या करती थी, गिफ्ट के फॉर्म में ना वो 500 रुपये ऐसे हाथ में रख के ऐसे देती थी ना, तो वो क्या होता था, वो गिफ्ट होता था। और नानी ने कहा, मम्मी नानी ना आपको ना ग्रैटिट्यूड शो कर रही है कि मेरा बच्चा मेरे घर आया है ना, मुझे कितना अच्छा लगा, ये ग्रैटिट्यूड है मेरा, है ना, अब आभार व्यक्त कर रही है। तो ठीक वैसे ही एम्प्लॉयर को भी कहा सरकार ने कि अगर आपके वहाँ पे कोई पर्सन जॉब कर रहा है अपनी पूरी लाइफ दे रहा है तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपको भी देना पड़ेगा। एंड लॉ ने इसको मैंडेटरी कर दिया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर मैंडेटरी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ग्रेचुटी एक लैटिन वर्ड ग्रेटिट्यूस से आया विच मीन्स गिफ्ट, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक सर्टेन सम ऑफ मनी देता है गिफ्ट के फॉर्म में। एंड इसको रेगुलेट कौन करता है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 पास है जिसके अंतर्गत ये फंड्स को हम लोग रेगुलेट करते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी ड्यू माना जाता है, मतलब ये देना मैंडेटरी। अगर जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी देना मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। अच्छा तो अभी ग्रेचुटी रिटायरमेंट बेनिफिट बनता है यार, ये हमारे पास ये पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। अब अगर ग्रेचुटी की बात करें तो अगर एक एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली 5 ईयर्स तक एम्प्लॉयर को सर्व करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है ग्रेचुटी को रिसीव करने के लिए जिन ऑर्गेनाइजेशन पे ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है। अच्छा अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है और उसको ना एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी फंड मेंटेन कर रहा है, तो फिर ये केस में वो अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी ग्रेचुटी को विड्रॉ कर सकता है। एंड अगर आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही ग्रेचुटी को विड्रॉ करते हो तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। यानी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ग्रेचुटी को विड्रॉ करते हो तो ये जो ग्रेचुटी है ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतनी जोर की मारूंगी ना मैं कह रही हूँ मुझे सुधारो, मैं कह रही हूँ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ हाँ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नालायको सो रहे हो यार तुम लोग, यार ठंडा पानी भिगवा दूंगी मैं तुम लोगों के ऊपर, समझता है। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देखो, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको बता दूं
ये जो ग्रेजुटी है ये सेक्शन 10 क्लॉज 10 में मेंशन है। एंड मैंने आपको बताया था कुछ सेक्शन 10 में जो भी मेंशन है वो या तो एग्जेम्प्ट होएगा, पार्शली एग्जेम्प्ट होएगा या फुल्ली एग्जेम्प्ट होएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये क्या हो जाएगा, पता है तुम लोगों को? किसने बताया, किसने बताया? बताओ नॉन गवर्नमेंट में क्या होएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, 2 केसेस हैं क्या? कवर्ड, अनकवर्ड, अब नॉट कवर्ड होएगा। तो कवर्ड, नॉट कवर्ड। कवर्ड का मतलब जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल है, अगर वो नॉन गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होएगा। एंड नॉट कवर्ड का मतलब है जिनके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है बट वो भले लोग हैं यार, वो कहते हैं हम भी अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुटी देंगे, ठीक है। तो जिनके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल है वो कवर्ड है, जिनके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं वो नॉट कवर्ड है, ठीक है ना यार। एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट में तो सेक्शन 10 का पूरा फायदा मिला एंड यहाँ पे तो ये चीज़ पूरी एग्जेम्प्ट ही हो गई, मगर नॉन गवर्नमेंट में भी एग्जाम्पशन मिलेगी लेकिन पार्शियल एग्जाम्पशन है, यहाँ पे पार्शियल एग्जाम्पशन है। अब क्या है देखो, यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, विच एवर इज लोअर, लोअर इज एग्जाम एंड डिफरेंस अमाउंट इज टैक्सेबल। अब 3 फिगर्स कौन कौन सी है? एक्चुअल रिसीव्ड, जितना आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया वो। स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है आपकी? 20 लाख रुपीज, ये ग्रेजुटी एक्ट में मेंशन है। एंड एम्प्लॉयर कहता है कि आपको 15 मंथ ऑफ सैलरी पे करनी पड़ेगी अपने ग्रेजुटी के तौर पे, तो वो अमाउंट 15/26, 4 संडेज निकल गए। लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब इसमें से विच एवर इज लोअर, लोअर इज एग्जाम। 15/26 into last drawn salary, last drawn salary, LDS, last drawn salary into CYS, completed year of service, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी आपको ध्यान में रखना है। मीनिंग ऑफ सैलरी, अगर आप कवर्ड हो तो सैलरी का मीनिंग होएगा बेसिक प्लस डीए। ओके, बेसिक प्लस डीए, कमीशन नहीं लेगा, नहीं लेगा हम, डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं, पूरा डीए लेगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई बेटा? दूसरी बात ये है फ्रैक्शंस कंसीडर्ड। ये कौन से फ्रैक्शंस होंगे कंसीडर करेंगे? अगर एम्प्लॉय ने काम किया 20 साल 5 महीने तो इसको 20 साल काउंट करेंगे। अगर एम्प्लॉय ने काम किया 20 साल 6 महीने तो इसको 21 काउंट करेंगे, और 20 साल 11 महीने तो इसको क्या काउंट करेंगे? समझता है? ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब नॉट कवर्ड, एक्चुअल रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट वापस आती है यहाँ पे 20 लाख रुपीज, और यहाँ पे 15/30 इंटू मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बातें। मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन परसेंटेज बेसिस।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे फ्रैक्शंस नॉट कंसीडर्ड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेचुटी में इतनी चीजें हैं आपके काम की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपका मन करेगा तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। हाँ तो ऐसे इतना मुंह गिरा के क्यों बोल रहे हो? ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया सब। अभी कहाँ, टैक्स में ना प्रोविजन में मजा नहीं है। किस में मजा है? क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल में मजा है, प्रैक्टिकल में, समझता है? अब वो गलत रिलेट कर रहे हैं कि थ्योरी में मजा नहीं है, प्रैक्टिकल में मजा है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तुम पढ़ क्या रहे हो आदित्य? अभी लेट समझा। ये बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। बड़े क्वेश्चन कराएं क्या? क्वेश्चन कराऊं क्या? लिख लिख। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्सेप्ट को करवाते रहेंगे एंड कॉन्सेप्ट को सिखाते रहेंगे, ठीक है? फिलहाल यहाँ देख लो इतनी बातें। अगर ग्रेचुटी को एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे विड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगी? फुल्ली टैक्सेबल। फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे लिया तो ये ग्रेचुटी क्या हो जाएगी? अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अगर एम्प्लॉय हो तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे, फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट हो तो पार्शियल एग्जाम्शन है क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 10 में। तो नॉन गवर्नमेंट में अगर कवर्ड में आते हो तो एक्चुअल रिसीव स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, 15/26 into last drawn salary into completed or service, whichever is lower is exempt and difference amount is taxable. And अगर नॉट कवर्ड है तो एक्चुअल रिसीव स्टैट्यूटरी लिमिट 15/30 into एवरेज 10 month salary into completed or service, whichever is lower is exempt and difference amount is taxable. मीनिंग ऑफ सैलरी हर जगह बदलेगा। कवर्ड में मीनिंग ऑफ सैलरी जो होएगा वो बेसिक प्लस डीए होएगा, तो ध्यान में रखना आपको यहाँ पे बेसिक प्लस डीए होएगा। एंड अगर आप आते हो नॉट कवर्ड में तो बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन परसेंटेज बेसिस। प्लीज फोकस करेंगे कमीशन परसेंटेज बेसिस को ही लेंगे। एंड यहाँ पे फ्रैक्शंस को कंसिडर करेंगे। 20 साल 6 महीने हुए तो 21 साल ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे फ्रैक्शंस नॉट कंसीडर। 20 साल 11 महीने जॉब किया, कितना काउंट करेंगे उसको? 20 साल करेंगे, ठीक है ना यार? इसके अलावा कुछ नहीं बताना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एक चीज और बतानी है। अगर क्वेश्चन में कुछ सोचने लगे थे ना यार, अगर क्वेश्चन में दिया होता है कि कवर्ड से निकालो या नॉट कवर्ड से, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कवर्ड यूज करना है या नॉट कवर्ड यूज करना है, तुम क्या यूज करोगे? नॉट कवर्ड। जो तुम्हें लगे उसका अपोजिट सोचो तुम। आ जाओ यार। मतलब मैं हमेशा ना रास्ते भूल जाती थी, तो जिस रास्ते पे मुझे जाना होता था मैं हमेशा अपोजिट रास्ते पे जाती थी। तो सर ने मुझे कहा एक काम करो, जिधर आपको जाना हो, आपका मन कहे कि किस रास्ते जाना है, आप उसका अपोजिट रास्ता पकड़ लो, आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे। हाँ, मतलब मुझे रास्ते याद नहीं होते हैं तो मैं रास्ता हमेशा भूल जाती हूँ। मतलब मैं अगर एक जगह ना 10 बार भी गई होंगी तो अगर खुद चला के नहीं गई हूँ तो मैं पक्का रास्ता भूल जाऊंगी। इनफैक्ट ना हम लोग शिफ्ट किया करे थे और लगभग 2 साल हो गए मुझे घर शिफ्ट किए हुए, लेकिन फिर भी घर का रास्ता मैं भूल जाती थी अपने। छोटी बच्ची नहीं थी लेकिन फिर भी भूल जाती थी ना, तो याद करने में दिक्कत होती, तो इसीलिए वही तुम्हारे साथ भी है। जब तुम्हें लगे कि ये होएगा तो उसका अपोजिट कहना, ठीक है ना यार? प्लीज मेरे ज्ञान को ना आप इग्नोर करें, ये ज्ञान ना सिर्फ इसके लिए,
ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ओके। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 7। और पहला क्वेश्चन तो मुझे ही करने देंगे, आप लोग हाथ पैर नहीं मारेंगे, पहले मैं अपने हाथ पैर मार लूं। मिस्टर एक्स एम्प्लॉयड एबीसी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे 18,000 पर मंथ बट इट वॉज इंक्रीज टू 24,000 पर मंथ विद द इफेक्ट फ्रॉम जुलाई। डीए 6,000, डीए इंक्रीज हो रहा है 9,000 जुलाई से, 50% डीए फॉर्मिंग पार्ट, द एम्प्लॉय वॉज रिटायर्ड 10/1/2024। सुनो, द एम्प्लॉय वॉज रिटायर्ड ऑन 10/1/24, तो ऑन का मतलब है 10 तारीख को जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लिया होगा। दो चीजें आएंगी, ऑन और विद द इफेक्ट फ्रॉम। अगर यहाँ पे विद द इफेक्ट फ्रॉम लिखा हो तो 9 तारीख तक जॉब किया, और अगर यहाँ पे लिखा है ऑन 10 तो इसका मतलब 10 तारीख को जॉब करके फिर रिटायरमेंट ली होगी, ठीक है। आफ्टर सर्विंग 20 साल एंड 10 महीने की जॉब, द एम्प्लॉयर हैज पेड हिम ग्रेचुटी 9,10,000 एंड द एम्प्लॉय वॉज कवर्ड। तो क्वेश्चन में मेंशन है तो कवर्ड लगाएंगे, नहीं मेंशन होएगा तो नॉट कवर्ड लगाएंगे, ठीक है ना यार। तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक से पे निकाल लेते हैं। रिटायरमेंट कब लिया यार? जनवरी में लिया यार, है ना, जनवरी में लिया हुआ है, तो 18,000 सैलरी मिल रही है और जुलाई से सैलरी 24,000 हो रही है। अठारह हजार सैलरी मिल रही है इसको 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून, और जुलाई से सैलरी हो गई है 24,000 एंड 24,000 इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 प्लस 24,000 इंटू 10/30 कितना आया बेटा ये बताओ। कैलकुलेट बेटा, तुमने पन्ने लेने, पन्ने पे टैक्स करनी है, मैंने तुम्हारा पन्ना बना देना है। कितना बेटा? 2 लाख। डीए, डीए कितना है? स्टार्टिंग में जो डीए था इनका 6,000 था, फिर बाद में बढ़ा 9,000, तो 6,000 इंटू 3 प्लस 9,000 इंटू 6 प्लस 9,000 इंटू 10/30 कितना आया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ। कितना बेटा? 75,000, तो डीए आ गया। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे ग्रेचुटी पे आते हैं। तो ग्रेचुटी निकालते हैं। अच्छा प्लीज इसको ग्रेचुटी पढ़ेंगे, ग्रेटिट्यूटी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल रिसीव्ड, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 9,10,000, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपीज है, ये तो मिल गया हमें। एंड फॉर्मूला क्या है? 15/30 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड योर सर्विस, 15/26, तो 15/26 इंटू कंप्लीटेड योर सर्विस कितने? 20 साल 10 महीने जॉब किया, फ्रैक्शंस को कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 21। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है बेटा? बेसिक मिल रही है इनको 24,000 और डीए मिल रहा है इनको कितना? 9,000, तो 24,000 प्लस 9,000 बताओ कितना आएगा यार ये टोटल? थ्री, ठीक है। विच एवर इज लोअर, ठीक है डालो, विच एवर इज लोअर क्या है? ये हो जाएगा एग्जाम। अमाउंट कितना है खाते में? 9,10 भाई, सरकार एम्प्लॉयज कितना मिला? 9,10,000, और ये एग्जाम हो गया। डिफरेंस अमाउंट बताओ कितना आएगा? 510,192, जोड़ो इनको कितना आएगा?
कितना बेटा? 7,91,000 लेस कर दो इससे, क्या कितनी बेटा? कितना आया यार ये? समझता है? कुछ है इसमें बेटा? नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, है ना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया? टीचर बनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, धैर्य। आप मुझे बोलोगे हाँ तब भी मैं पढ़ाऊंगी, नहीं बोलोगे हाँ तब भी मैं पढ़ाऊंगी। क्यों बेटा सिद्धांत? क्वेश्चन लो देखो। यहाँ देखो, तो हम आज की सेवाएं यहीं तक के लिए करेंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, जब तक मैं क्वेश्चन ना करवा लूँ 2-4 आप क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, ठीक है ना यार? तो अभी हम सिखाएंगे क्या होता है ग्रेजुएटी, उसके बाद ही क्वेश्चन देंगे। तो आज की सेवाएं हमारी यहीं तक के लिए। अब मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। यहीं कर लूँ? यहाँ फाउंडेशन आज नहीं भेजूंगी उन्हें।